वेलकम स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। तो हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि एक इक्वेशन थी तो इसका कुछ सॉल्यूशन भी होगा। सॉल्यूशन का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाए, ठीक है, संतुष्ट कर जाए। तो इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें याद रखने की है वो हमारे इंटीग्रेशन से है। जैसा कि हमने इंटीग्रेशन में किया था कि हम एक बार अगर इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक कांस्टेंट आएगा। अगर सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो दो कांस्टेंट आएंगे, ठीक है। एंड फर्दर इसी तरह से कांस्टेंट इक्वेशन के अंदर ऐड होते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है जो वहाँ था, ठीक है। अगर आप किसी भी इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन या एक्स और वाई में एक ऐसा रिलेशन प्राप्त करते हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है और उसमें उतने ही नंबर ऑफ कांस्टेंट होते हैं जितने कि आपको चाहिए, जैसे कि आपके पास एक्स और वाई का एक ऐसा रिलेशन है जो एक फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है और उसमें एक कांस्टेंट है, ठीक है, उसमें एक कांस्टेंट है। तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो उसका जर्नल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है, जर्नल सॉल्यूशन, ठीक है, वो उसका एक जर्नल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक। अगर मैं इन कांस्टेंट्स को, जो भी कांस्टेंट मेरे पास उस इक्वेशन रिलेशन में आए थे वो कांस्टेंट है, मतलब कि उनका कोई भी मान हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं उनको कोई पर्टिकुलर मान या कोई विशेष मान दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक रिलेशन आया y=ax+b, ये एक रिलेशन आया, इसमें दो कांस्टेंट हैं, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब अगर मैं a और b को a और b लिखता हूं तब तो ये जर्नल सॉल्यूशन होगा, मगर अगर मैं a और b को 2x+3 लिख देता हूं, मतलब मैंने a को दे दिया 2, b को दे दिया 3, तो ये मैंने क्या किया, एक विशेष मान दे दिया, कुछ पर्टिकुलर मान दे दिया, तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो जर्नल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट जो होते हैं वो उसके ऑर्डर के इक्वल होते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जबकि हम जर्नल सॉल्यूशन में कांस्टेंट्स को कुछ वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। एक तीसरी तरह का सॉल्यूशन भी होता है जिसे हम कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी तो आप जर्नली समझें, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि x+y=3, एक नॉर्मल इक्वेशन है, एक नॉर्मल अलजेब्रिक इक्वेशन है, तो x का या y का मान निकालिए, तो आप y का मान निकालेंगे y=3 - x। तो ये जो रिलेशन हुआ ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, मतलब ये इसका एक सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। मगर अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है या आप इस सॉल्यूशन से उसे नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। मतलब कि x और y में एक ऐसा संबंध जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड तो करेगा, ठीक है, इसको संतुष्ट तो करेगा। जब आप उस रिलेशन को इसमें के लिए यूज करेंगे तो इक्वेशन इक्वेट कर जाएगी, इक्वेशन का मान संतुष्ट हो जाएगा। मगर आप जो ये जर्नल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ऐसे किसी भी तरह से उस सॉल्यूशन को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जो सॉल्यूशन होता है ये सॉल्यूशन कहलाता है सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। जर्नल सॉल्यूशन नंबर ऑफ कांस्टेंट्स से दिखता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब आप कांस्टेंट को पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं, और एक सिंगुलर सॉल्यूशन जो कि जर्नल सॉल्यूशन से प्राप्त नहीं किया जा सकता मगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आता है जो हमारा अगला टॉपिक होगा, वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन of first order and first degree,
ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब उसमें जो dy बाई डी एक्स जो डेरिवेटिव आएगा वो डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का होगा, मतलब कि उसमें dy बाई डी एक्स ही होगा, उसमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या d3y बाई डी एक्स क्यूब ऐसी टर्म्स नहीं होंगी, केवल फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव उसमें होंगे। मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। फर्स्ट डिग्री का मतलब उसकी जो घात होगी, मतलब उसमें जो उपस्थित डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। अब क्योंकि हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इसलिए हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होगा। तो जो dy बाई डी एक्स हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसकी घात एक ही होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस होती हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। मतलब हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी जिसमें केवल dy बाई डी एक्स होगा और कोई नहीं होगा, और इसकी घात भी एक ही होगी। ठीक है, तो जो जर्नल फॉर्मेट होता है, सामान्य रूप होता है या व्यापक रूप होता है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात समीकरण। तो व्यापक रूप प्रथम कोटि प्रथम घात की समीकरण का व्यापक रूप हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई। अब एफ ऑफ एक्स वाई कुछ भी हो सकता है और जी ऑफ एक्स वाई भी कुछ भी हो सकता है। ये एक्स वाई के फलन है, इनका मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मगर वही कंडीशन कि केवल डेरिवेटिव यही होगा और इसकी घात केवल एक ही होगी। ठीक है, और इसे ही हम दूसरे रूप में लिखते हैं। ठीक है, इसे हम दूसरे रूप में इसको अलग करने पर लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आप इसे कहते हैं जर्नल रूप या इसे कहते हैं जर्नल रूप, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब इसे भी हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि इसे हम लिख दें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, जहाँ पे एम और एन क्या है, एक्स वाई के फंक्शन है। ठीक है, तो ये किसी भी तरह के रूप में हो सकती है, और ये जिन तरीके के रूप में होती है उन्हीं तरीके के रूप में इसको फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में होना होता है। मतलब इसके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स और इसकी घात 1। ठीक है, अब हम इसके सॉल्यूशंस करने के तरीके देखेंगे कि हम इसे सॉल्व किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का जो सबसे पहला तरीका होता है, सबसे पहला मेथड होता है, ठीक है, वो होता है चरों का पृथक्करण। चरों का पृथक्करण, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का तरीका। अब आपको ये तो समझ में आया होगा कि वेरिएबल, तो इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल कितने आते हैं, तो इस इक्वेशन में दो ही वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। तो दो वेरिएबल से बनी हुई ये इक्वेशन है। अब अगर हमें इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड लगाना है, मतलब कि वेरिएबल्स को अगर पृथक करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x के वेरिएबल अलग कर दो और y के वेरिएबल अलग कर दो। इससे करने से हमें फ़ायदा क्या होगा, ये याद रखिए कि जैसे हमने इंटीग्रेशन में देखा था कि x के वेरिएबल्स का या x के फंक्शन का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होता है। इसी तरह से y के फंक्शंस का या y के वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होता है। मतलब x के अगर कोई फंक्शन होगा, x की कोई टर्म्स होंगी तो उनका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, अगर कोई टर्म्स y की होंगी तो उनका इंटीग्रेशन y की टर्म्स में होगा। तो हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या करेंगे कि x की जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उनको dx के साथ लिख देंगे, y की जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उनको dy के साथ लिख देंगे, और दोनों तरफ से इक्वेशन को एक पार्ट में पूरा x एक पार्ट में पूरा y, और फिर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास इक्वेशन है dy बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई,
तो हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे, इस इक्वेशन को चेंज करेंगे। अब मान लीजिए कि आपने चेंज किया कुछ, तो आपकी इक्वेशन ऐसी दिखने लग गई। ठीक है, ये सारे x के टर्म्स आ गए, ये सारे y के टर्म्स आ गए। ये याद रखिएगा कि ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि हम सेपरेशन कर पाएँ, मगर अगर हम इक्वेशन में सेपरेशन कर पाते हैं तो ये सबसे आसान तरीका होता है और हम इसी मेथड को यूज़ करेंगे उस कंडीशन में। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन दी हुई है उसको हम इस तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, सारे x के टर्म्स यहाँ आ जाएँ और सारे y के टर्म्स यहाँ आ जाएँ। ठीक है, dx के साथ सारे x के टर्म्स, dy के साथ सारे y के टर्म्स। ठीक है, अब हम इस टर्म के बाद में दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन f1x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन g1y dy प्लस c। अब ये प्लस c जो होगा, ये प्लस c वही है जो मैंने आपको कहा था कि जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत होती है, वही ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब एक बात इसमें आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि ये c रिजिड नहीं है। ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान रखने की चीज़ है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद यहाँ 2x आता है, यहाँ 4y आता है, तो हम इस c को 2c ले सकते हैं। ठीक है, इसको c लेना ज़रूरी नहीं है, इसको 2c भी ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारी इक्वेशन अच्छी दिखेगी। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे 10x आता है, यहाँ पे 10y आता है, तो आप चाहें तो इसको 10c ले लें। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका रूप बदल सकता है, इसकी बस जो काम करने की चीज़ है ना, जो इसके काम करने की क्षमता है वो नहीं बदलनी चाहिए। अगर वो नहीं बदलती तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका रूप कुछ भी हो, ये 10 में हो, ये 2 में हो, ये log में हो, ये e पावर c हो, ठीक है, ये log c हो, ये कुछ भी हो। अगर आपको इक्वेशन को अच्छे से जमाने के लिए, अच्छे से सहेजने के लिए जो भी चीज़ आपको मदद देती है, आप उस चीज़ में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत सी बार हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। अब जैसे देखिए, हम पहले एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब मान लीजिए हमें एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, 1 + x² अपॉन 1 + y² इक्वल्स टू dy/dx। ये इक्वेशन आपको दी हुई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या हम x और y के वेरिएबल्स को अलग कर सकते हैं। तो हाँ, इस केस में मैं जवाब दे सकता हूँ आपको कि हाँ, इस केस में हम x और y के वेरिएबल्स को अलग कर सकते हैं। हम y के सारे वेरिएबल dy के साथ, x के सारे वेरिएबल dx के साथ डालेंगे। तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, dx बराबर 1 + y² dy। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल्स मैंने इसके अलग कर दिए। ठीक है, x के साथ x के वेरिएबल, y के साथ y के वेरिएबल आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि अगर आपके वेरिएबल अलग अलग हो गए तो अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, तो एक का इंटीग्रेशन हो गया x² का इंटीग्रेशन हो गया x³/3 इक्वल टू इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे y आएगा और ये y³/3 और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं इसको लिख देता हूँ, मैंने 3 एलसीएम में ले लिया। ठीक है, तो अब देखिए, अब जब मुझे 3 एलसीएम में लेना है तो या तो मैं 3 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, और मैं नहीं चाहता कि 3 आके यहाँ मल्टीप्लाई हो, तो मैं इसको c/3 ले लेता हूँ। तो उससे क्या होगा, ये x³ हो गया, ये y³ प्लस 3x - y प्लस, या हम इसको इक्वली में ले जाते हैं, इक्वल टू c। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन जो
गिवन थी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने, अगर मैं इसको सी लेता तो यहाँ पे क्या आता 3c, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 3c भी आता तो आई एम ओके विद दिस, ठीक है। मगर क्या होता है कि 3c की बजाय c ज़्यादा अच्छा लगता है फाइनल सॉल्यूशन में, इसलिए मैंने यहाँ पे c की बजाय c/3 ले लिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx बराबर e⁻x-y प्लस x²e⁻−y, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे पहला आपका तरीका यही होगा कि आप देखेंगे कि क्या हम इसमें वेरिएबल्स को, क्या हम इसमें अलग अलग वेरिएबल्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हम इसमें वेरिएबल्स को अलग अलग कर सकते हैं। ये जो e⁻a+b का फॉर्मूला होता है, जो हो जाता है e⁻a इंटू e⁻b, इसको हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ e⁻x e⁻−y प्लस x² e⁻−y। अब मैं इसमें से e⁻−y को कॉमन लूँ तो e⁻x प्लस x² हो गया और e⁻−y बाहर आ गया। अब ऑब्वियसली मैं इसको इस तरफ ले सकता हूँ और x को इधर, तो मैं y के वेरिएबल्स को सभी इस तरफ लेता हूँ और x के वेरिएबल्स इस तरफ आ गए अलोंग विथ dx। मैंने इसको इधर ले लिया और इसको इधर ले लिया, ठीक है। तो अब x और y के वेरिएबल अलग अलग हो गए, इस तरफ केवल y के वेरिएबल dy के साथ, इस तरफ केवल x के वेरिएबल dx के साथ। अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये हो गया इंटीग्रेशन e⁻y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e⁻x प्लस x² dx और प्लस में c, जो आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो ये हो गया e⁻y इक्वल टू e⁻x प्लस x³ प्लस c, ठीक है। तो हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन आ गया ये, ठीक है। इसमें मैंने c को c ही रखा क्योंकि हम आगे किसी भी तरह से इसको अच्छे से प्रेजेंट करने वाली फॉर्म में नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम इसे अच्छे से प्रेजेंट करने वाली फॉर्म में नहीं लिखने वाले हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको c को कुछ और लूँ और इसको परिवर्तित करूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको सॉल्यूशन में यही लिया, ठीक है। अब एक इक्वेशन और ले लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, उसको थोड़ा सा बदलते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन हो 1 + x² dy इक्वल्स टू 1 + y² dx, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग में लिया था उसमें इसका उल्टा था। अगर ऐसा हो तो हम वही मेथड यूज़ करेंगे। हम पहले सेपरेशन करेंगे, यहाँ x के वेरिएबल हैं dy के साथ, यहाँ y के वेरिएबल हैं dx के साथ। तो हमें dy के साथ y के वेरिएबल और dx के साथ x के वेरिएबल लगाने होंगे। तो हम इसको लिखेंगे 1/1 + y² dy इक्वल्स टू 1/1 + x² dx, ठीक है। दोनों वेरिएबल्स अलग हो गए। सेम लाइन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन लगा दिया, ठीक है। तो जब मैंने इन दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन लगा दिया और जब मैंने इन्हें इंटीग्रेट किया तो 1/1 + x² का होता है tan इनवर्स, तो ये आ गया tan इनवर्स x प्लस, अब देखिए, अब मैं आपको पहले यहाँ पे c ले रहा हूँ, ठीक है। पहले हम c लेते हैं एक बार। अब मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल्स टू c, या अब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 + xy, ठीक है, इक्वल्स टू c। अब देखिए, अब अगर मैं आपको इस इक्वेशन को देखूं तो यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे c है। अगर मैं इसको इस तरफ लेके आता हूँ तो वो tan c हो जाएगा,
ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू tan c होगा। मगर मैं चाहता हूँ कि वेरिएबल्स जितने अच्छे दिख सके, एक्सप्रेशन जितना अच्छा दिख सके उतना बढ़िया मेरे लिए। तो मैं इसके लिए एक चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे tan इनवर्स ले लेता हूँ, tan इनवर्स c। अब इससे क्या होगा कि ये tan इनवर्स और ये tan इनवर्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन ज़्यादा बेटर है किस एक्सप्रेशन से, इसकी बजाय मैं लिखता tan c, ठीक है। तो उससे ज़्यादा एक्सप्रेशन ये बढ़िया है। मगर हाँ, नो डाउट, अनडाउटेडली अगर आप यहाँ c भी लेके चलते हैं और यहाँ पर tan c भी आता है तो भी आपका क्वेश्चन पूरी तरह से सही होगा, इसमें कोई गलती नहीं है। ये केवल और केवल लिखने का, एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। आप चाहें तो इसको लिखें और चाहें तो इसको सिंपली c लेके चलें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, उनकी एग्जांपल्स, उनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वीडियो के कमेंट्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम्स बता दीजिएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को एक अलग वीडियो में उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू।